नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुबह के मुख्य समाचारों में। एक एक करके हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे सभी मुख्य ताज़ा खबरें। जी हां, सीएम योगी ने बहुत बड़े ऐलान किए हैं। यूपी के बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि 31 अक्टूबर दिन शनिवार हो चुका है, तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं बिना देर किए हुए कि कौन कौन सी बड़ी योजनाएं आई हैं, कौन कौन से बड़े नियम, कौन से बड़े बदलाव हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, इंडियन रेलवे की बड़ी योजना, पैसेंजर ट्रेनों को लेकर किया गया है बड़ा विचार। भारतीय रेलवे फिलहाल एक नए विचार में है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में यात्रियों को यह देखने को मिल जाए। दरअसल मुसाफिरों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और रेल सेवाओं को तेज गति देने के लिए भारतीय रेलवे कई पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेनों में तब्दील करने के बारे में विचार जुटा रही है। हालांकि अधिकारियों की माने तो रेलवे बोर्ड द्वारा अभी तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है। रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि छापने की शर्त पर 181 पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस में बदलने की भारतीय रेल की योजना बनाने की रिपोर्ट वास्तव में रेलवे बोर्ड के किसी फैसले पर आधारित नहीं है, लेकिन इस प्रकार से विचार जरूर ही बन रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ आपको बता दें, कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने मचाया धूम, बनाया रिकॉर्ड। जी हां, भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। लगभग 3 महीने यानी कि 85 दिन में पहली बार देश में एक्टिव केस की संख्या 6 लाख से नीचे आई है। भारत में शुक्रवार को 5.94 लाख एक्टिव केस रिकॉर्ड किए गए, जबकि तेजी से ठीक होते कोरोना वायरस मरीजों के चलते देश में रिकवरी रेट ऐतिहासिक रूप से बढ़कर 91.15% बढ़ गया है, यानी कि वहां पर पहुंच गया है। देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस की संख्या बीते 6 अगस्त को 5.9595 लाख थी और अब शुक्रवार को इससे भी कम हो गई है। तो काबिले तारीफ की बात है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें व अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, आपका सहयोग होगा। क्रिएटर्स के लिए आपका सहयोग बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत का शक्ति प्रदर्शन जारी, नौसेना ने दागी दुश्मन जहाज को नष्ट करने वाली एंटी शिप मिसाइल। पूर्वी लद्दाख में चीन से जारी सीमा विवाद के बीच भारत बीते माह से एक के बाद एक नई मिसाइलें दागकर अपना रुख साफ किए हुए है। इसी संबंध में भारतीय नौसेना ने एक ट्वीट कर जानकारी दी कि भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल जंगी जहाज INS कोरा द्वारा दागी गई एंटी शिप मिसाइल बंगाल की खाड़ी में बिल्कुल सटीक निशाने के साथ अधिकतम सीमा पर लक्ष्य को भेजती है। नौसेना ने निशाना बनाए गए जहाज को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है और यह आग के लपटों में घिर गया है। तो इस प्रकार से देखा आपने कि किस प्रकार से भारत का शक्ति प्रदर्शन जारी रहा। नौसेना ने दागी दुश्मन जहाज नष्ट करने वाली एंटी शिप मिसाइल। तो ये कुछ खबरें थी। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने की समुद्री नौका की सवारी, भारत भवन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक का किया सफर। आपको बता दें, शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर गुजरात पहुंचे। उन्होंने केवाड़िया में जंगल सफारी का उद्घाटन किया और इस दौरान वो जंगल के पक्षी वाले हिस्से में गए। वहां पर पीएम ने अपने शरीर पर आ बैठे तोतों से प्यार जताया। जंगल सफारी भारत के लौह पुरुष की 182 मीटर लंबी प्रतिमा के पास स्थित है। पीएम मोदी ने जंगल सफारी का उद्घाटन करने के कुछ देर बाद समुद्री नौका की सवारी का भी लुत्फ उठाया है और उन्होंने इस बात की जानकारी ट्विटर पर साझा किया। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की तरफ। यूपी में 45,000 के निवेश का रास्ता पूरी तरह से साफ, प्रदेश के 1 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में कोरोना के दौर के बावजूद देशी विदेशी कंपनियों द्वारा 45,000 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हो गया है। यह प्रस्ताव अमेरिका, यूके, जर्मनी, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया आदि की कंपनियों की ओर से आए हैं। यही नहीं, इनमें कई कंपनियों को जमीन भी आवंटित कर दी गई है और इसके जरिए प्रदेश के 1,35,362 लोगों को रोजगार मिलेगा। काफी अच्छी खबर यूपी में रहने वाले बेरोजगारों के लिए। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ आपको बताते चले, आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब लाभार्थियों को खाद्यान्न व दूध का पाउडर भी मिलेगा। आंगनवाड़ी केंद्रों पर अब पंजीकृत लाभार्थियों को विनिंग फूड, मीठा और नमकीन दलिया के स्थान पर खाद्यान्न और दूध पाउडर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक
अधिकारी अखिलेंद्र दुबे ने बताया, खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौंपी गई है। नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित दर विक्रेता और स्वयं सहायता समूहों को आंगनवाड़ी केंद्र से जोड़ा जा रहा है। और उन्होंने बताया 6 माह से 6 वर्ष की आयु के बच्चों किशोरियों को पोषाहार दिया जाता था, लेकिन अब इसके बदले दाल, चावल, गेहूं और दूध का पाउडर दिया जाएगा। डीपीओ ने बताया कि नई व्यवस्था में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्रत्येक महीने की 5 तारीख को केंद्र पर खाद्यान्न और दूध के पाउडर का वितरण करेंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य सरकार ने किसानों और आम जनता को लेकर मुख्यमंत्री ने दिया बयान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार के लिए किसानों और आम जनता का हित सर्वोपरि है। उन्होंने कृषि उत्पादन आयुक्त को निर्देशित किया कि वे यह सुनिश्चित कराएं कि किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और आम जनता को आवश्यक खाद्य सामग्री सही कीमत पर उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत किसानों से धान और मक्का की खरीद की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को एमएसपी का लाभ अवश्य मिले। आड़ती और बिचौलिए किसी भी दशा में किसानों का शोषण न कर पाए, इस प्रकार से बयान दिया गया। अगली बड़ी खबर, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन के बाद अब डीएलडब्ल्यू का नाम बदल दिया गया। जी हां, योगी सरकार लगातार स्टेशन के नाम बदलती चली जा रही है। मंडुआडीह स्टेशन के करीब 70 दिनों के बाद देश विदेश में वाराणसी की एक और पहचान का नाम बदलकर उसका यह नामकरण किया गया है। डीजल रेल इंजन बनाने के लिए मशहूर डीजल रेल इंजन कारखाना डीएलडब्ल्यू का नाम बदलकर बनारस रेल इंजन कारखाना कर दिया गया है। रेल मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है कि साथ ही रेल मंत्रालय ने आदेश किया है कि तत्काल प्रभाव डीएलडब्ल्यू का नाम बीएलडब्ल्यू कर दिया जाए और आगे की सभी कार्यवाही में इसी नाम का प्रयोग किया जाए। केंद्र सरकार ने अगस्त 2020 में मंडुआडीह स्टेशन के नाम बदल कर इसे नई पहचान दी थी। मंडुआडीह स्टेशन अब बनारस स्टेशन के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप सबको पता है। अगर नहीं पता है तो इस बात की जानकारी रखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ आपको बताते चले, उप मुख्यमंत्री बोले किसान के दुख दर्द नहीं समझते हैं राहुल और प्रियंका गांधी। आपको बता दें कि टुंडला विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा बसपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा जातिवाद से हटकर काम करने वाली पार्टी है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल सिंह धनगर को वोट देने की अपील की। आरके इंटर कॉलेज कोटला में जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि गीता शाह के करीब गरीब की बेटी सदन की सबसे ऊंचे सदन की सदस्य नहीं बन सकती थी। बीएल वर्मा को उनकी मेहनत का फल दिया। जातिवाद, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा किसने दिया, ये फिरोजाबाद की जनता अच्छे से जानती है। तो इस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी को किसानों की समस्या की जानकारी है। वे कहते हैं 6000 में क्या होता है, हमारी सरकार 6000 दे रही है। आपने तो यह भी नहीं किया। प्रदेश की सड़कों को बनाने का काम योगी सरकार ने किया। विकास का रथ भाजपा चलाती आई है और चलाती रहेगी। यहाँ प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य हैं, यह समझकर वोट डालना है। पूरे प्रदेश में मैंने आपका सिर झुकने नहीं दिया, आप भी मेरा सिर झुकने ना दे। इस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पर दावा बोला है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। बिग ब्रेकिंग न्यूज, जी हां, अगली बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध माना जाएगा। जी हां, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बात विपरीत धर्म के विवाहित जोड़े की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। असल में विपरीत धर्म के विवाहित जोड़े ने याचिका दायर की थी कि उनके परिवार वाले उनके वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप ना करें, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति एस त्रिपाठी ने कहा कि याचिकाकर्ता में एक मुस्लिम और एक हिंदू लड़की ने शादी करने के लिए 29 जून को हिंदू धर्म कबूल कर लिया और 31 जुलाई 2020 को शादी कर लिया। ऐसे में कोर्ट ने कहा कि यह धर्म परिवर्तन सिर्फ शादी के करने के लिए किया गया है। कोर्ट ने आगे कहा कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना अवैध है। इस मामले में हिंदू लड़कियों ने मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया था। सवाल ये था कि क्या शादी करने के लिए हिंदू लड़की धर्म बदल सकती है। कोर्ट ने कहा कि बिना इस्लाम जाने और उसकी आस्था का ख्याल किए धर्म बदलना बिल्कुल सही नहीं है। इसी केस का हवाला देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम से हिंदू बनी लड़की की याचिका को खारिज कर दिया। ये तो थी कुछ बड़े खबर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर लखनऊ से। जी हां, उत्तर प्रदेश मऊ की बेटी बनी मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 विनर।
FFT में चल रही पढ़ाई। वैष्णवी सिंह मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 का खिताब जीतकर प्रदेश के साथ पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। पिता ने कहा कि बेटी की जीत पूरे प्रदेश के लिए फख्र की बात है। जी हाँ, बता दें कि कोरोना महामारी के बीच लुधियाना पंजाब में इंपीरियल ग्लिच द्वारा मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 का आयोजन किया गया था, जिसमें वैष्णवी सिंह ने हिस्सा लिया था। तो वही आपको बता दें कि अपनी मेहनत के रंग को मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 के खिताब के रूप में उतारा है वैष्णवी सिंह ने। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। योग गुरु रामदेव बोले, मजहबी कट्टरता की अनुमति को किसी को कोई हक नहीं है। जी हाँ, भोपाल रैली और फ्रांस निकिता हत्याकांड को लेकर निकिता हत्याकांड पे बाबा रामदेव ने निशाना साधा। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि मजहबी कट्टरता की अनुमति किसी को नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हत्यारों को बीच चौराहे पर फांसी दे देनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, यूपी बनेगा देश की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए योगी सरकार ने बनाई विशेष नीति। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पिछले 3 वर्षों में 12 स्थानों की प्रगति करते हुए देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया। आपको बता दें कि उद्योगों को बढ़ावा देने और प्रदेश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नए कदम उठा रही है योगी सरकार। तो आपको बता दें कि यूपी के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग आयुक्त आलोक टंडन ने कोरोना महामारी की बाद पनपे हालातों के बीच राज्य के औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते बताया कि उत्तर प्रदेश तेजी से भारत के प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। पिछले 6 महीनों में उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में निवेश परियोजनाओं के लिए लगभग 420 एकड़ आवंटित किए गए, जिनमें लगभग 6,700 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इन परियोजनाओं से लगभग 1,35,305 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो देखा आपने, इस प्रकार से योजनाओं पर काम चल रहा है। कोविड-19 के बाद 14,900 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को वास्तविक परियोजनाओं में परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश सरकार अब तक 43% हस्ताक्षरित MOU का कार्यान्वयन करवाने में सफल हुई है। जी हां, ग्रेटर नोएडा में बन रहे जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 6 किमी दूर 1,000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल की फिल्म सिटी बन रही है। इसके अतिरिक्त MSME पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क, परिधान पार्क, हस्तशिल्प पार्क और खिलौना पार्क भी इसी क्षेत्र में प्रस्तावित हैं और इन योजनाओं में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश और लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। काफी अच्छी खबर यूपी के बेरोजगारों के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। साथ ही साथ बता दें, केंद्र सरकार के इस कदम से जल्द होगा आलू प्याज सस्ता। बाजारों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार प्याज उत्पादक देशों से प्याज आयात कर रही है। 7,000 मीट्रिक टन प्याज का आयात किया जा चुका है। आलू और टमाटर के बाद प्याज भी लोगों के किचन बजट को बिगाड़ रहा है। जी हाँ, प्याज और आलू की आसमान छूती कीमत से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है और 1 महीने पहले 25 से 30 रुपए प्रति किलो बिकने वाला प्याज आज खुदरा बाजारों में 65 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। प्याज की आवक कम होने की वजह से प्याज की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रही है। वहीं आपको बता दें कि 700 मीट्रिक टन प्याज का आयात किया जा चुका है। सरकार ने जानकारी दी है कि दिवाली से पहले 25,000 MT आयातित प्याज देश में पहुंच जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 27 अक्टूबर को प्याज का खुदरा मूल्य 65.95 रुपए प्रति किलो था, जबकि 28 अक्टूबर को 66.34, 29 को 65.88 बिक्री हो रही थी। तो अभी क्या है, देश में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाया है। अब तो आशा करते हैं कि जो है प्याज अपने यहाँ उतना तो खैर नहीं होगा महंगा जितना कि चल रहा है, क्योंकि विदेश से मंगाया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2020 जारी हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि इस पद के लिए करीब 17.5 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, तो एडमिट कार्ड अब जारी हो चुके हैं। इसी के साथ बस इतना ही।
वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। यही आपका सहयोग होगा एक क्रिएटर के लिए। आपका बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एवरी डे एवरी टाइम। थैंक यू।